तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसका सोल पर्पस है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। सिम्टम्स क्या है? सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ बॉडी वेट एंड मसल डीजनरेशन। मसल का साइज रिड्यूस होने लगता है और बहुत ही कम हो जाता है। बॉडी का जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है। स्किन बहुत ही ज्यादा रिंकल्ड हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है स्किन में। रिब केज जो होता है ना, यहाँ पे रिब केज वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। थिन फेस एंड थिनिंग ऑफ लिम्स। हैंड्स और लेग्स पतले हो जाते हैं, फेस भी एकदम पतला हो जाता है। फिजिकल और मेंटल ग्रोथ एकदम रिड्यूस हो जाती है, मतलब बच्चा उतना मेंटली भी थिंक नहीं कर सकता अपने एज के हिसाब से, उतना तेज नहीं। आपको करना है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी लगेगी आपको, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं 1 कैलोरी। अब नेक्स्ट क्या है? जिंक। जिंक सीरियल, पल्सेस, नट्स, मीट, लिवर ऑयल इन सब में पाया जाता है। ये एंजाइम्स फॉर्म करने में मदद करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है। जो प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डर्स, ठीक है, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डर्स, जो कि हमारे बॉडी में मसल के लिए मसल फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। जो हेयर है, अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन प्रॉपरली नहीं जाएगा तो हेयर बहुत ज्यादा डल होगा एंड स्किन बहुत ज्यादा डल होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी को जितना भी प्रोटीन मिलेगा ना वो एसेंशियल ऑर्गन्स को पहले देगा, मसल्स वगैरह को पहले देगा, फिर बाद में जो बचा कुचा है वो जाएगा स्किन पे, हेयर पे। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, योर साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस एंड आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, जो कि क्लास 9 आईसीएसई का एक चैप्टर है। ये चैप्टर आपने पहले भी कुछ क्लासेस में पढ़ा होगा, जिसमें ये पढ़ा होगा आपने कि बॉडी को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, बैलेंस डाइट क्या होता है, ठीक है। जब भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है बॉडी में तो वैरायटी ऑफ डिजीजेस होने का चांस होता है। तो यही सब के बारे में हमें इस वीडियो में भी डिस्कस करना है, पर और ज्यादा डिटेल्ड तरीके से, ठीक है। तो बिना किसी देरी के ये चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है? हमारे बॉडी को कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिसके बिना हमारी जो बॉडी है वो फंक्शन नहीं कर सकती, वर्क नहीं कर सकती, ठीक है। हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी का विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स के बिना। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं खाने से, और जब हम खाते हैं और हमारी बॉडी में ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो जाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन है क्या? द सप्लाई ऑफ एसेंशियल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स दैट इज न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। अब केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक यहाँ पे बोला गया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, और उसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में आते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? दीज आर केमिकल कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। तो ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब फूड क्या है? एनी सब्सटेंस वी ईट और ड्रिंक दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जब हम खाते हैं और हमें उससे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, ठीक है, तो उसे बोला जाता है फूड, ठीक है। हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो उस खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में जाते हैं, ठीक है। अब डाइट क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स ईटन इन अ मील। तो आप एक बार में, एक टाइम के खाने में आप क्या क्या खा रहे हो वही आपकी डाइट हो जाती है। एक टाइम के खाने में आपके जो प्लेट में क्या क्या है तो वही क्या है? डाइट है आपकी। फिर बैलेंस डाइट क्या है? अगर आपके डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स हैं, बैलेंस्ड प्रपोर्शन में है, जो न्यूट्रिएंट जितना होना चाहिए उतने आपके डाइट में है, तो उस डाइट को बोला जाता है बैलेंस्ड डाइट। मतलब प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट्स भी है, विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है, तो फिर आप एक बैलेंस्ड डाइट कंज्यूम कर रहे हो और आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी, ठीक है। अ डाइट कंटेनिंग ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन टू सैटिस्फाई बॉडी रिक्वायरमेंट, बॉडी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब एपेटाइट क्या होती है और हंगर क्या होता है? तो एपेटाइट मतलब कि जब भूख लगती है, ठीक है, मतलब जब खाने का कुछ मन हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं एपेटाइट, ठीक है। और हंगर क्या होता है कि इतनी भूख लग रही है, मतलब एपेटाइट इतनी बढ़ गई है कि अब रहा नहीं जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हंगर, मतलब कि बहुत तेजी से भूख लगी है।
तो एपेटाइट क्या है? इट इज द डिजायर टू ईट, कि कुछ खाने का मन कर रहा है, पर जब ये डिजायर हद से ज्यादा, बहुत टाइम से कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो अनईजी फील होने लगता है, ठीक है, बहुत ही कमजोर फील होने लगता है, और तब बहुत जोर से भूख लगती है, उसको बोलते हैं हंगर। हंगर इज द अनईजी सेंसेशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ फूड। जब खाना नहीं मिलता है बहुत टाइम तक, तब बहुत तेज भूख लगती है। फिर नीड फॉर न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन यानी कि खाना खाने की क्या जरूरत है, न्यूट्रिएंट रिच फूड खाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाना क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले ग्रोथ। अगर न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं मिलेंगे तो फिर बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो बिल्डिंग न्यू प्रोटोप्लाज्म और नए सेल्स, न्यू सेल्स और न्यू प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। रिपेयर, जब भी कुछ कट फट जाता है, जैसे कुछ चोट लग गई कहीं पे, तो थोड़े टाइम बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो वो ठीक कैसे होता है, बॉडी कैसे ठीक कर रही है? क्योंकि बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है, वो उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल कर रही है और फिर वो चोट को पूरा हील कर दे रही है, वुंड को हील कर दे रही है। फिर एनर्जी, हमें एनर्जी मिलती है न्यूट्रिएंट्स की वजह से। फिर मेंटेनेंस, बैलेंसिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल। सेल में कुछ केमिकल का कंसंट्रेशन होता है कि सेल में अलग अलग केमिकल्स होने चाहिए, ठीक है, तो वो केमिकल्स किससे आते हैं? न्यूट्रिएंट से आते हैं। जब तक वो न्यूट्रिएंट जाएंगे नहीं, तब तक वो सेल का जो केमिकल स्टेट है ना, वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। फिर प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिक्रीशंस लाइक एंजाइम्स। अब एंजाइम्स होते क्या है? एंजाइम्स होते हैं बायो कैटलिस्ट। एंजाइम क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो हमारे सेल्स में एनी टाइम केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शंस जल्दी जल्दी हो, इसलिए हमारी बॉडी एंजाइम रिलीज करती है। तो कैटलिस्ट क्या होता है? जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करता है? स्पीड अप कर देता है ना। तो ये क्या है? कैटलिस्ट है। एंजाइम कैटलिस्ट का काम करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, और उसका रेट इंक्रीज कर देते हैं, स्पीड इंक्रीज कर देते हैं। तो ये जो एंजाइम्स है वो कैसे बनते हैं? न्यूट्रिएंट्स की मदद से बनते हैं, ठीक है। एंड हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स भी न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही बनते हैं। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से हार्मोनल इंबैलेंस भी हो जाता है, हॉर्मोन्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं अगर डाइट प्रॉपर ना मिले तो। फिर प्रोटेक्शन, डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन। तो जितने भी विटामिन रिच और मिनरल रिच जो फूड होते हैं, वो हमें डिजीजेस से बचाते हैं, इन्फेक्शंस वगैरह से बचाते हैं। तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसका सोल पर्पस है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। These are compounds of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिला करके बनते हैं, वेयर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन अ रेशियो 2:1। फिर their primary role is to release energy। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करना बॉडी में। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? मोनोसैचराइड्स, डाइसैचराइड्स और पॉलीसैचराइड्स। तो मोनोसैचराइड्स क्या है? दे आर सिंपल शुगर अब्सॉर्ब डायरेक्टली विदाउट डाइजेशन। इनको डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, ये रेडिली बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोनोसैचराइड, ये सिंपल शुगर होते हैं। फिर आते हैं डाइसैचराइड, ये डबल शुगर होते हैं और बॉडी को इन्हें डाइजेस्ट करना पड़ता है और सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब सिंपल शुगर अब्सॉर्ब हो जाएंगे फिर बॉडी में, ठीक है। तो ये डबल शुगर होते हैं जिनको किन में कन्वर्ट करना पड़ता है? सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और सिंपल शुगर बॉडी में ऐसे ही अब्सॉर्ब हो जाता है, बॉडी यूज कर सकती है उसे डायरेक्टली। फिर पॉलीसैचराइड्स क्या है? ये डबल शुगर नहीं है, ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, इनका स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है मोनोसैचराइड्स के? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, फिर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। फिर पॉलीसैचराइड्स का स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। अब रफेज क्या है? हमारी डाइट में रफेज का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं कि एक पाइप है जो बहुत ही ज्यादा गंदा है, ठीक है। तो हमने क्या किया? बहुत सारे लीव्स उसमें डाल दिए, बहुत बड़े बड़े लीव्स उसमें डाल दिए एकदम ठूस ठूस के, और फिर उस साइड से वो लीव्स क्या है? निकाल दिए, एक स्टिक की मदद से उस साइड से सारे के सारे लीव्स क्या है? निकल गए। अब आप क्या देखोगे? जब लीव्स उस साइड से निकल रहे हैं तो लीव्स पूरे गंदे हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो पाइप है वो साफ हुआ होगा, है ना। तो रफेज उसी लीव्स का काम करते हैं। जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं उसमें भी बहुत बार क्या होता है? वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो रफेज जो होता है ना, वो वेस्ट को आगे की तरफ पुश करता है और बॉडी से पूरा बाहर निकाल देता है और इंटेस्टाइन को साफ करता है, क्लियर करता है, ठीक है। बाउल मूवमेंट जो होती है वो प्रॉपरली होती है। फिर
इट इज द अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज फ्रॉम प्लांट सेल वॉल। तो जो प्लांट सेल्स, अगर हम लोग कोई भी सब्जी या फल वगैरह खाते हैं तो वो प्लांट ही है ना अल्टीमेटली, तो उसके पास सेल वॉल होगा अपना। तो हम लोग जब भी वो खाते हैं तो सेल वॉल हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है एंड वो रफेज का काम करता है। ठीक है, ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट इट बिकॉज वी लैक सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। हमारे पास सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स नहीं है, जिसके वजह से जो सेल्यूलोज है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। बट उसका काम क्या है, वेस्ट को अच्छे से बाहर निकालना और इंटेस्टाइन को साफ रख के रखना। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, अब्सॉर्ब्स वाटर एंड रिटेन्स इट। तो वाटर अब्सॉर्ब करना, वाटर को होल्ड करना, कीपिंग फेकल मैटर सॉफ्ट, यानी कि जो वेस्ट है, बॉडी वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है, तो वो हार्ड नहीं होना चाहिए, वरना फिर वेस्ट को बाहर निकालने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये वेस्ट को क्या करता है, सॉफ्ट बना करके रखता है। फिर इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है कि इंसान को कई कई दिन वो फ्रेश नहीं हो पा रहा, मतलब कि वेस्ट उसके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जा रहा है, वेस्ट निकल नहीं पा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो अगर एक इंसान रफेज रिच डाइट लेगा, ऐसी डाइट लेगा जिसमें फाइबर बहुत है, रफेज बहुत है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएगा, तब फिर उसके जो बाउल मूवमेंट है वो प्रॉपरली होंगे, वेस्ट रेगुलरली पास होगा, बॉडी से बाहर निकलेगा और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। फिर स्टिमुलेट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द इंटेस्टिनल वॉल। तो वेस्ट कब बाहर निकलता है, जब इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है ना उस वेस्ट को आगे पुश करते हैं। तो उसके लिए इंटेस्टाइन के जो वॉल्स हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना पड़ेगा। तो रफेज इसमें भी मदद करता है, इंटेस्टिनल वॉल्स को क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है, जिसकी वजह से वेस्ट जो है वो आगे पुश होता है। और इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को बोलते हैं पेरिस्टॉल्स्टिस। ठीक है, अब सोर्सेज क्या है रफेज के, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट, कॉर्न, फिर हाफ क्रश व्हीट जिसे हिंदी में दलिया बोलते हैं। तो ये फाइबर रिच होते हैं, रफेज इनमें भर भर के होता है। अब है फैट्स। तो जो दूसरा न्यूट्रिएंट है वो क्या है, फैट। ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इन्हें कम क्वांटिटी में ही कंज्यूम किया जाता है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम कर रहा है तो वो ओवर टाइम क्या हो जाएगा, उसके बॉडी में फैट बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा और उस कंडीशन को बोला जाता है ओबेसिटी। ठीक है, तो अगर ओबेसिटी हो जाती है किसी इंसान को तो उसके बॉडी में तरह तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स बनने चालू हो जाते हैं, जैसे डायबिटीज, फिर हाई ब्लड जो प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब फैट ज्यादा होने के कारण होता है, तो उसको लिमिट में कंज्यूम करना है। अब कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विथ मच लेस ऑक्सीजन देन द कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, फैट में कम होता है। दे आर मेड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल and 1 mole of fat releases 9.45 kilocalorie which is more than double that of carbohydrate। मतलब कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट से डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। अगर सेम अमाउंट ऑफ फैट लेंगे और सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो फैट कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करना बॉडी में, फिर ये स्टोर हो जाता है बॉडी में, जो एक्सेस फैट है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है एंड स्टोर्ड फूड का काम करता है। अगर किसी दिन किसी इंसान को खाना नहीं मिला तो उसके बॉडी का जो ये स्टोर्ड फैट है बॉडी वही यूज करेगी। ठीक है, सॉल्वेंट फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन। अब कुछ कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जैसे ए, डी, ई, के, ये सब विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट में डिसॉल्व होते हैं, फिर बॉडी इन्हें अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, तो ऐसे विटामिन को अब्सॉर्ब करने के लिए फैट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी में। ठीक है, तो फैट को पूरा नेग्लेक्ट नहीं करना है पर कंट्रोल्ड अमाउंट में कंज्यूम करना है। जैसे विटामिन ए गाजर में प्रेजेंट होता है, तो गाजर का हलवा, उसमें भर भर के घी वगैरह ये सब यूज होता है, दूध वगैरह यूज होता है, तो घी दूध इसमें क्या होता है, फैट होता है। तो वो जो गाजर के अंदर विटामिन ए है, ये फैट के मदद से वो विटामिन ए क्या होगा, बेटर अब्सॉर्ब होगा बॉडी में। ठीक है, तो सब कुछ सोच समझ के हमारे एंसेस्टर्स ने प्लान किया है ये। ठीक है, प्रोवाइड्स इंसुलेशन दैट इज फैट अंडर द स्किन, प्रिवेंट्स हीट लॉस। जो ज्यादा यूजुअली मोटा इंसान होता है तो उसे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि उसके बॉडी में फैट है, और फैट क्या करता है, बॉडी की जो हीट है ना उसको एनवायरनमेंट में इजीली रिलीज नहीं करता है, क्योंकि फैट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी कि वो हीट को पास नहीं होने देगा खुद से, तो बॉडी की हीट इजीली क्या है, सराउंडिंग में पास नहीं होने देगा, जिसकी वजह से उस इंसान को ज्यादा गर्मी लगेगी। तो फैट क्या करता है, इजीली, मतलब होता है ना, बॉडी हीट एस्केप नहीं होती है इजीली, जिसकी वजह से गर्मी लगती है। तो ठंड के टाइम पे एक यूजफुल प्रॉपर्टी है, गर्मी के टाइम पे ज्यादा गर्मी लग सकती है। फिर प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आर
जो प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डर्स, ठीक है, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डर्स, जो कि हमारे बॉडी में मसल के लिए मसल फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। जो हेयर है, अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन प्रॉपरली नहीं जाएगा तो हेयर बहुत ज्यादा डल होगा एंड स्किन बहुत ज्यादा डल होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी को जितना भी प्रोटीन मिलेगा ना, वो एसेंशियल ऑर्गन्स को पहले देगा, मसल्स वगैरह को पहले देगा, फिर बाद में जो बचा कुचा है वो जाएगा स्किन पे, हेयर पे। तो प्रोटीन एकदम अच्छे से लेना है, जितना बॉडी को चाहिए उतना प्रोटीन उसको मिलना चाहिए, तब जाकर के सब कुछ हेल्दी हो पाएगा, हेयर, स्किन, ऑर्गन्स, मसल्स वगैरह सब कुछ। तो प्रोटीन्स आर लार्ज केमिकल मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो मतलब जो डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट में भी ये तीन चीजें हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। फैट में भी ये तीन चीज है, पर दोनों में ही नाइट्रोजन नहीं है। तो नाइट्रोजन की वजह से ही प्रोटीन बन पा रहा है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। बिना नाइट्रोजन के ये कार्बोहाइड्रेट या फैट ही रह जाएगा। सम ऑल्सो कंटेन सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो कुछ कुछ प्रोटीन्स में सल्फर भी प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है। दे आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। इनका फंक्शन क्या होता है? बॉडी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना, रिपेयर करना बॉडी सेल्स को। अगर कुछ कट फट जाए, चोट लग जाए, तो वो वापस रिपेयर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। कैन बी ऑक्सीडाइज्ड फॉर एनर्जी ड्यूरिंग इमरजेंसी। बहुत बार क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट एनफ नहीं मिलता है, फैट एनफ नहीं मिलता है बॉडी को, तो फिर प्रोटीन से भी बॉडी एनर्जी रिलीज कर सकती है। तो सोर्सेस क्या है? लीन मीट, फिश, एग्स, मिल्क, पीस एंड पल्सेस। तो बोथ वेजिटेरियन सोर्सेस भी है, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस भी है। अब मैल न्यूट्रिशन क्या है? अभी तक हमने सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया है, विटामिन्स और मिनरल्स बचे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैल न्यूट्रिशन क्या है? मैल न्यूट्रिशन वो स्टेज है जब बॉडी को जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपरली मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इट इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन सफर्स ड्यू टू लैक और डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फूड। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स उसे मिलने चाहिए, उन न्यूट्रिएंट्स में उसकी बॉडी डेफिशिएंट हो जा रही है, उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जा रही है उसके बॉडी में, जिसके वजह से उसको सफर करना पड़ रहा है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ऐसे दो डिजीजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक क्या है? क्वाशियोर्कर, दूसरा क्या है? मैरिस्मस, ठीक है। तो क्वाशियोर्कर एंड मैरिस्मस के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले क्वाशियोर्कर जो है, इट अफेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम 1 to 5 years ऑफ एज, यानी कि 1 से 5 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं उनमें क्वाशियोर्कर कॉमन होता है, ठीक है। हर बच्चे में नहीं, जो थोड़ा पॉवर्टी मतलब क्या बोलते हैं, थोड़े स्लम एरियाज में जो रहते हैं, जिनको प्रॉपरली खाना नहीं मिलता है, उनमें ये कॉमन है। फिर मैरिस्मस क्या है? इट अफेक्ट्स इन्फेंट्स अप टू 1 year ऑफ एज। तो ये 1 साल, मतलब जो नवजात जो बच्चा होता है एंड अप टू 1 year, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें ये हो सकता है मैरिस्मस, अगर उस बच्चे को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए जा रहे हैं तो। फिर इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो जो क्वाशियोर्कर है वो खाली प्रोटीन की कमी से होता है, और जो मैरिस्मस है वो तीनों चीज की कमी से होता है, कार्ब्स एंड फिर प्रोटीन एंड देन फैट्स। फिर ओडेमा ऑफ लेग्स एंड फेस। तो ओडेमा क्या होता है? स्वेलिंग, हाथ और पैर जो है, फेस है, वो सूज जाएगा। नो ओडेमा इन केस ऑफ मैरिस्मस। तो मैरिस्मस के केस में स्वेलिंग नहीं होती है। स्किन ऑफ द पेशेंट बिकम्स डार्क एंड स्केली। जो स्किन होती है ना, वो रिंकल्ड हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है स्किन में, स्किन डार्क हो जाती है। नो डार्कनिंग ऑफ स्किन इन केस ऑफ मैरिस्मस। तो इसमें कोई डार्कनिंग नहीं होती। नो डीजेनरेशन ऑफ द मसल्स। मसल्स डीजेनरेट नहीं होते हैं, मसल्स इंटैक्ट रहते हैं। डीजेनरेशन ऑफ द मसल्स विद द बॉडी बिकमिंग वेरी वीक। तो मैरिस्मस के केस में क्या हो जाता है? मसल्स डीजेनरेट होने लग जाते हैं, और ज्यादा रिड्यूस होने लग जाता है मसल साइज, ठीक है, और इंसान जो है वो बहुत ही ज्यादा, जो बच्चा है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। तो ये दोनों के अलग अलग सिम्टम्स थे। अब क्वाशियोर्कर इज अ सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी usually affecting young children when they are switched from breast milk to a high diet rich in carbohydrates but poor in protein। तो जब बच्चों को enough breast milk नहीं दिया जाता, ठीक है, जो माँ का दूध होता है वो उन्हें enough नहीं मिलता है, और उनको ऐसा डाइट दिया जाता है जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से भरा है पर उसमें प्रोटीन की कमी है, तो उसमें क्या हो जाता है? फिर बच्चे को क्वाशियोर्कर होने के चांसेस है। सिम्टम्स क्या है? अंडरवेट रहेगा, जितना उसका वेट होना चाहिए उतना उसका वेट है नहीं। स्टंटेड ग्रोथ, मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, बहुत धीरे होगी। फिर बेली प्रोट्रूडिंग आउट,
खाली जो बाकी पूरी बॉडी जो है वो पतली है, बस बेली ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। स्किन बिकम्स डार्क एंड स्केली, जो हमने अभी डिस्कस किया था। ओडेमा यानी कि स्वेलिंग ऑफ फीट फेस ड्यू टू वाटर एक्यूमुलेशन, तो बॉडी सूज जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मोटा है बच्चा या हेल्दी है, उसके जो सेल्स है वो वाटर होल्ड करने लग जाते हैं और बॉडी सूज जाती है। फिर एनलार्ज लिवर एंड अनेमिया होने के भी चांसेस है, तो जो लिवर है वो एनलार्ज हो जाता है, लिवर भी जो होता है वो स्वेल हो जाता है एंड उसको अनेमिया भी हो सकता है। फिर ट्रीटमेंट क्या है, अ डाइट रिच इन प्रोटीन शुड बी गिवन, ठीक है, एंड अ मिक्स ऑफ व्हीट ग्राम एंड सोयाबीन, तो प्रोटीन रिच डाइट देने से ये चीज ठीक हो सकती है। फिर मैरस्मस क्या है, टारगेट ग्रुप क्या है इस बीमारी का, इन्फेंट्स बिलो 1 ईयर ऑफ एज, तो 1 साल से कम के बच्चों में होता है। डेफिशिएंसी किसका है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कॉज बाय सडन स्टॉपेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये कब होता है, जब बच्चे को पुअर डाइट दी जाती है, तीनों ही चीजें उसे नहीं मिल रही है और ब्रेस्ट फीडिंग करना भी मदर ने बंद कर दिया है। सिम्टम्स क्या है, सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ बॉडी वेट एंड मसल डीजनरेशन, मसल का साइज रिड्यूस होने लगता है और बहुत ही कम हो जाता है। बॉडी का जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है। स्किन बहुत ही ज्यादा रिंकल्ड हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है स्किन में। रिबकेज जो होता है ना, यहाँ पे रिबकेज वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। थिन फेस एंड थिनिंग ऑफ लिम्स, हैंड्स और लेग्स पतले हो जाते हैं, फेस भी एकदम पतला हो जाता है। फिजिकल और मेंटल ग्रोथ एकदम रिड्यूस हो जाती है, मतलब बच्चा उतना मेंटली भी थिंक नहीं कर सकता, अपने एज के हिसाब से उतना तेज नहीं है, ठीक है। और फिजिकल ग्रोथ तो खैर हो नहीं रही है, ठीक है। तो ये बच्चा जो है ये एक एग्जाम्पल है, इसको मैरस्मस हुआ है। अब ट्रीटमेंट क्या है, इसको एक वेल बैलेंस्ड डाइट देने की जरूरत है जिसमें सब हो, प्रोटीन भी, कार्ब्स भी और फैट भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों की कमी है। अब मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्यों यूजफुल होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं पर बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दे आर यूज्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग बोन्स एंड टीथ, ठीक है। कैल्शियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो बोन और टीथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये दोनों ही मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी है और ये ब्लड क्लॉटिंग में भी इंपॉर्टेंट है। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या है, जब भी कोई कट लग जाता है स्किन पे या कहीं पे भी, तो वहां से खून बहने लगता है। एक टाइम बाद खून रुक जाता है, तो वो खून रुकता कैसे है, क्योंकि वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड जो होता है ना एक गुच्छा फॉर्म करता है कि अब बस इसके बाहर और खून ना निकले, ब्लड लॉस ना हो जाए, तो इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो उसके लिए कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आयरन, इट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग हेमोग्लोबिन, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें एक आयरन रिच पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये जो हेमोग्लोबिन होता है वो हमारे सभी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो हेमोग्लोबिन की कमी मतलब बहुत बड़ा इशू है, तो आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, एनीमिया, ठीक है, जिसमें जो ऊपर भी हमने पढ़ा था जिसमें हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इसके लिए क्या खाना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच वगैरह, फिर लिवर, फिश लिवर, कॉड लिवर, ठीक है, ये सब कंज्यूम कर सकते हैं। फिर आयोडीन, आयोडीन क्या है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, जितने भी बॉडी रिलेटेड एक्टिविटीज है उसके लिए थायराइड भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो प्रॉपरली फंक्शन करे उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आयोडीन। अगर आयोडीन बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में जा रहा है तो थायराइड अच्छे से फंक्शन करेगा, अगर आयोडीन की कमी हो जा रही है तो फिर उससे गॉइटर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पूरा सूज जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं जैसे रिड्यूस्ड ग्रोथ, ठीक है। सोर्सेज क्या है आयोडीन के, वेजिटेबल्स, मिनरल वाटर, तो इससे क्या होता है, आयोडीन रिप्लेनिश हो जाता है बॉडी में। अब पोटेशियम एंड सोडियम, इट इज क्रूशियल फॉर सेल परमिएबिलिटी स्पेशली इन नर्व सेल्स, तो जो पोटेशियम एंड सोडियम जो है वो सेल को परमिएबल बनाते हैं। अब सेल को परमिएबल बनाने का क्या काम होता है, क्योंकि सेल को न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए अपने बाहर के एनवायरनमेंट से, वाटर भी चाहिए, तो सब कुछ चाहिए, तो सेल थोड़ा सिलेक्टिवली परमिएबल होना चाहिए ताकि वो यूजफुल सब्सटेंसेस को अंदर आने दे। तो इसको परमिएबल बनाता कौन है, पोटेशियम एंड सोडियम। तो ये किससे मिलता है, टेबल सॉल्ट से मिल सकता है, और बहुत सारे फूड में पोटेशियम एंड सोडियम प्रेजेंट होता है। अब वाइटामिन किस काम आते हैं बॉडी में, वाइटामिन एक्ट एज कैटलिस्ट। अगेन कैटलिस्ट क्या है, जो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को, उसका जो रेट है, उसका जो स्पीड है वो फास्ट कर देते हैं। इन जनरल कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो
तो हमारे बॉडी में अभी हम लोग बात कर रहे हैं बॉडी के बारे में, तो फिर उस केस में विटामिन्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं जो बॉडी के केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, और एंजाइम्स इन एसेंशियल केमिकल चेंजेस इन द बॉडी। तो कैटलिस्ट या जिसको एंजाइम्स भी बोल सकते हैं क्योंकि एंजाइम्स ही बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो विटामिन्स के बिना, मिनरल्स के बिना ये एंजाइम्स फॉर्म नहीं हो पाएंगे। अब दो तरह के विटामिन्स होते हैं, एक है फैट सोल्यूबल एंड दूसरा क्या है, वाटर सोल्यूबल। तो हम लोग कंज्यूम तो कर लेते हैं फूड, उससे हम लोग को विटामिन्स मिल जाते हैं, पर जब तक विटामिन्स बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी तब तक उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो कुछ कुछ विटामिन्स क्या है, फैट में डिसॉल्व होते हैं फिर बॉडी उन्हें अब्सॉर्ब करती है, कुछ कुछ विटामिन्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं फिर बॉडी उन्हें अब्सॉर्ब करती है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या है, ए, डी, ई, के, दे कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर लॉन्गर पीरियड्स, क्योंकि फैट को स्टोर किया जा सकता है तो इन विटामिन्स को भी स्टोर किया जा सकता है जो फैट में मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या है, जैसे बी कॉम्प्लेक्स हो गया, सी हो गया, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग एंड आर इजीली एक्सक्रीटेड, मतलब यूरिन के फॉर्म में ये विटामिन्स जो होते हैं वो बॉडी से बाहर चले जाते हैं जब इनका काम हो जाता है, तो इनको ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं किया जा सकता बॉडी में। अब डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होते हैं, किसी भी विटामिन के कमी से जो डिजीज होते हैं उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है, किसी भी विटामिन या किसी भी न्यूट्रिएंट के कमी से। A continued shortage of vitamins leads to specific deficiency diseases. Note on excess क्या है, while necessary and excess of certain vitamins can be harmful. तो vitamins को कम में भी नहीं लेना है, vitamins excess भी कंज्यूम नहीं करना है, दोनों ही क्या है, harmful हो सकता है। तो जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना ही कंज्यूम करना है। अब वाटर क्या है, वाटर मेक्स अप अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट एंड इज इंडिस्पेंसिबल। बिना वाटर के बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस है तो कहाँ पे होते हैं, वाटर एक मीडियम की तरह होता है, सेल में वाटर होता है, उस वाटर वो जो मीडियम है उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो हर एक एक्टिविटी में वाटर की जरूरत होती है, ठीक है। बिना वाटर के जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक हो जाएगा एंड सेल जो है वो मर सकता है, ठीक है। तो वाटर मेक्स अप अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट। नाउ फंक्शंस क्या है, इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम लोग लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो वाटर में ही डिसॉल्व होता है, फिर सेल उन्हें अब्सॉर्ब कर पाता है। प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस एंड हेल्प्स ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन। तो फिर जो ब्लड होता है उसमें भी वाटर होता है प्लाज्मा के फॉर्म में। फिर जो डाइजेस्टिव जूसेस, जो खाना को, जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको पचाते हैं, तो वो भी क्या है, वाटर से बनते हैं। फिर असिस्ट इन द एक्सक्रीशन ऑफ सोल्यूबल वेस्ट। तो वेस्ट को एक्सक्रीट करने में भी वाटर का मेजर रोल है। वाटर क्या करता है, फ्लश आउट कर देता है वेस्ट को बॉडी के बाहर। यूरिन में भी क्या है, वाटर है ही। फिर इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ना ही वो इजीली गर्म होता है ना ही वो इजीली ठंडा होता है, जिसकी वजह से अगर वेदर बहुत ज्यादा ठंडा है तो हमारी बॉडी इजीली ठंडी नहीं हो जाएगी, और अगर वेदर बहुत ज्यादा गर्म है तो हमारी बॉडी इजीली गर्म भी नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी मोस्ट ऑफ द, मतलब एक होता है ना, बॉडी में मेजॉरिटी क्या है, वाटर है, ठीक है। नाउ लॉस एंड रिप्लेसमेंट। तो वाटर इज लॉस्ट थ्रू स्वेट, यूरिन एंड ब्रेथ। ब्रेथ में भी वाटर वेपर होता है, ठीक है। तो यूरिन के फॉर्म में बॉडी वाटर लूज करती है, स्वेट के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में, फिर ब्रेथ के फॉर्म में, मतलब ब्रेथ में भी वाटर वेपर जाता है, ठीक है। It must be replaced daily through liquid and water-rich foods like fruits and vegetables. तो हमें water-rich जो food है वो consume करने चाहिए, जैसे कि fruit हो गया, vegetable हो गया जिसमें water ज्यादा हो, and फिर 7 to 8 glasses of water जो है वो daily पीना चाहिए। अब balanced diet क्या है? A balanced diet contains all the principal constituents of food. उसमें सभी nutrients adequate amount में, right amount में present होते हैं, proper quantity में present होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, वाटर, सब कुछ एक बैलेंस प्रपोर्शन में है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो वो डाइट क्या है, बैलेंस डाइट है। अ कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो कैलोरी क्या है, हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी किस यूनिट में मेजर की जाती है, कैलोरी के फॉर्म में मेजर की जाती है, ठीक है। तो कैलोरी, एक कैलोरी किसके बराबर है, जैसे लेट से 1 ग्राम ऑफ वाटर है, उसका टेम्परेचर पहले 15 डिग्री सेल्सियस था, अब 16 डिग्री सेल्सियस आपको करना है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है,
तो वो बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी लगेगी आपको, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं 1 कैलोरी। तो किलो कैलोरी क्या है? इन फूड साइंस वी यूज किलो कैलोरी विच इज 1000 टाइम्स अ यूनिट कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी कितने कैलोरी, 1 किलो कैलोरी कितने कैलोरीज के बराबर है? 1000 कैलोरीज के बराबर है। तो हम लोग जब भी फूड कंज्यूम करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिली है उसको किस हिसाब से मेजर किया जाता है? किलो कैलोरी के हिसाब से मेजर किया जाता है। तो एनर्जी बैलेंस, इफ इनटेक इज इनसफिशिएंट बॉडी ऑक्सीडाइजेस इट्स ओन फूड stores, that is fats and tissues, leading to weight loss and reduced work capacity। तो अगर हम लोग बॉडी में सफिशिएंट खाना नहीं डाल रहे हैं तो बॉडी हमारे टिश्यूज में से जो भी स्टोर्ड फूड है, फैट है, कार्ब्स है, जो भी स्टोर्ड फूड है उसको क्या करेगा? यूज करने लग जाएगा और हमारा वेट लूज हो जाएगा। वेट लूज होगा, साथ ही साथ कमजोरी आ जाएगी। वेट लूज होगा बट नॉट इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। साथ ही साथ क्या है? बॉडी में कमजोरी आ जाएगी। तो ये तब होता है जब हम लोग सफिशिएंटली खाना नहीं खाते हैं, न्यूट्रिएंट रिच फूड नहीं खाते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के जो पीपल होते हैं ना, उनका जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे एक अडल्ट लेबरर है जिसे बहुत खटना है, जिसे बहुत काम करना है, तो उसे 3500 किलो कैलोरी के आसपास एनर्जी चाहिए फूड से। फिर क्लर्क है, ठीक है, उसको ऑफिस वर्क हैंडल करना है, तो उसको 1800 से 2500 के बीच में जो एनर्जी है वो लगेगी, इतनी किलो कैलोरी की एनर्जी लगेगी। फिर चाइल्ड है जो 6 साल का है, ठीक है, एक बच्चा है, उसको 1100 किलो कैलोरी में उसका काम हो जाएगा। अडल्ट लाइंग एट रेस्ट, अडल्ट है जो ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहा, तो उसका 1600 में हो जाएगा। फिर वुमन एट कंप्लीट रेस्ट, एक औरत है जो कंप्लीटली रेस्ट कर रही है, तो उसका भी 1450 के आसपास किलो कैलोरी में मतलब सफिशिएंट है उसके लिए उतनी एनर्जी। अब हम ध्यान देंगे कुछ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस पे और कुछ मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस पे, जिसके कारण मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। मतलब कुछ कुछ विटामिन के कमी से बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, कुछ कुछ मिनरल्स के कमी से बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, तो उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन पे ध्यान देंगे। सबसे पहला है विटामिन ए। तो ये हमें इन सोर्सेज से मिल सकता है, जैसे बटर, एग योक, लिवर, मिल्क, वेजिटेरियन सोर्सेज में कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। अब इससे होता क्या है? विटामिन ए से ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाता है। फिर जो हमारे आईज में, जो हमें रात को देखने में मदद करते हैं, हमारे आईज में रॉड सेल्स होते हैं, वो एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है विजुअल पर्पल या रोडोप्सिन। तो ये जो पिगमेंट है ये किससे बनता है? विटामिन ए से बनता है। तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो ये पिगमेंट उतना प्रोड्यूस नहीं होगा और रात को हम लोग क्लियरली नहीं देख पाएंगे, तो जिससे हो जाएगी नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे कि डिम लाइट में उतना अच्छे से ना देख पाना। फिर जेरोफ्थैल्मिया क्या होता है? कॉर्निया जो होती है ना आईज की, जो आउटर लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर, वो ड्राई हो जाती है और अल्सरेशन भी हो सकता है बॉडी में। अल्सरेशन यानी कि छाले पड़ने लग जाएंगे, तो ये विटामिन ए के कमी से होता है। फिर है विटामिन डी। अब इसका सोर्स क्या है? फिश लिवर ऑयल, मिल्क, एग्स। तो विटामिन डी यूवी रेस से भी प्रोड्यूस होता है इन द स्किन। इसीलिए बोला जाता है कि सनलाइट थोड़ी बहुत मतलब सनलाइट का भी एक्सपोजर मिलना चाहिए बॉडी को, जो सुबह सुबह का टाइम होता है, तो तब बॉडी विटामिन डी भी प्रोड्यूस करती है सनलाइट के मदद से, यूवी रेस की मदद से। हेल्प्स द बॉडी टू यूज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो बिना विटामिन डी के कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होता है, तो विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तभी हमारे बोन्स एंड टीथ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। अब जिनके बॉडी में विटामिन डी की कमी है उनको रिकेट्स हो जाते हैं, बोन्स में कैल्शियम की कमी, बोन्स सॉफ्ट एंड बोन्स इजीली बेंड हो जाते हैं, ऐसे बो शेप्ड, ठीक है। नॉर्मली लेग्स ऐसे होने चाहिए पर वो ऐसे बो शेप्ड हो जाते हैं लेग्स। फिर ऑस्टियोमैलेशिया इन अडल्ट्स, फ्रैक्चर्स में ऑकर। तो जो बोन्स है वो क्या है? थोड़े सॉफ्ट पड़ जाएंगे, इजीली ब्रेक हो जाएंगे, तो फ्रैक्चर्स होने के चांसेस ज्यादा है। फिर विटामिन ई, विटामिन ई मिल्क, मीट, होल व्हीट, ये सब में प्रेजेंट होता है। ये विटामिन ए को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है, ठीक है, खत्म नहीं होने देता इतना इजीली, एंड इट कॉजेज स्टेरिलिटी इन रैट्स। तो अगर विटामिन ई की कमी रैट्स में हो जाए तो रैट्स स्टेराइल हो जाते हैं, यानी कि और आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। फिर क्या है? विटामिन के, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, स्पिनच वगैरह से मिलता है, एंड इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द इंटेस्टाइन। हमारे बॉडी में जो इंटेस्टाइन होते हैं उसमें भी विटामिन के फॉर्म होता है।
इट इज नीडेड इन द नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड यानी कि जो खून एक नॉट फॉर्म करता है ना, जो ब्लड सेल्स, जिसके वजह से और ज्यादा खून बॉडी से बाहर बहता नहीं है। यहाँ पे अगर लेट्स से यहाँ पे कट हुआ है, थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्क्रेप फॉर्म हो जाएगा, ब्लड रुक जाएगा और ब्लड बहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लड यहाँ पे क्लॉट हो गया है, जम गया है। ठीक है, तो वो किसकी मदद से हुआ है? विटामिन के की मदद से हुआ है। और विटामिन के की मदद मतलब एब्सेंस में क्या होता है, डेफिशिएंसी से हैमरेज हो जाता है, यानी कि डिले इन क्लॉटिंग टाइम, ब्लड रुक ही नहीं रहा है, एक्सेसिव ब्लड जो है वो फ्लो किए जा रहा है, तो वो उस सिचुएशन को बोलते हैं हैमरेज। ठीक है, अब कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है, जैसे B1, B2, B3। तो B1 किस किस से पाया जाता है? होल ग्रेन, यीस्ट वगैरह, लीन मीट। अब ये किसके लिए, मतलब इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एपेटाइट। डाइजेशन में मदद करता है, नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग में मदद करता है। अब इसके कमी से हो जाता है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी क्या है? नर्व्स डीजेनरेट होने लग जाएंगे, नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, मसल्स वीक हो जाएंगे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं बेरी-बेरी। फिर है B2, तो ये एग्स, लिवर, मिल्क, यीस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलता है एंड ये फूड के ऑक्सीडेशन में मदद करता है। यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या होता है? जो भी हम लोग खाना खाते हैं उससे हमें मिलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तब वो क्या फॉर्म करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी। यही एनर्जी हमारा जो बॉडी है वो यूज कर लेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यानी कि फूड से जो ग्लूकोज मिला वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, जो भी हम लोग इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और तीन चीज फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी। हमारी बॉडी इस एनर्जी को यूज करती है। ठीक है, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आईज इरिटेट होने लग जाएंगी, स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, फिर इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होने लग जाएंगे और टंग इन्फ्लेम हो जाएगी, यानी कि छाले पड़ जाएंगे टंग में। फिर क्या है? B3, नायसिन। तो इट इज प्रेजेंट इन लीन मीट, लिवर, मिल्क, एग्स, ग्राउंडनट्स, होल ग्रेन्स। ठीक है, तो ये स्किन को हेल्दी बनाता है, नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है। पेलाग्रा इसकी कमी से ये बीमारी होती है। ठीक है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, जो स्किन इन्फ्लेमेशन को डर्मेटाइटिस कहते हैं, मतलब इन्फेक्शन वगैरह, स्किन रेड हो जाएगी, रैशेस पड़ जाएंगे। नाउ लॉस ऑफ मेमोरी, ये तो बहुत डेंजरस है। फिर डायरिया यानी कि लूज मोशंस होने लग जाएंगे, फिर रैशेस वगैरह एंड स्किन रिलेटेड इश्यूज होने लग जाएंगे। अब B5 क्या है? सेवरल फूड। B5 बहुत सारे फूड में प्रेजेंट होता है, इसकी कमी से फटीग यानी कि वीकनेस होती है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है, सारे एक्टिविटीज जो है वो एक प्रॉपर पैटर्न में नहीं हो पाता है, हैफजर्ड वे में होता है। फिर B6, इट इज प्रेजेंट इन मीट, फिश, एग, सीरियल ब्रान। फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड्स, तो ये अमीनो एसिड्स के कन्वर्जन में मदद करता है। ठीक है, प्रोटीन टू अमीनो एसिड्स, फिर अमीनो एसिड्स टू प्रोटीन, इसके कन्वर्जन में क्या करता है? मदद करता है। इसके कमी से होता है स्किन प्रॉब्लम, नर्व डिसऑर्डर। अब B11, इट इज फाउंड इन लिवर, लीफी वेजिटेबल्स। ये हेमोग्लोबिन को फॉर्म करता है, जो आयरन रिच पिगमेंट पाया जाता है ब्लड में, जो ऑक्सीजन कैरी करता है। हेमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है एनीमिया, यानी कि ब्लड डेफिशिएंट इन रेड ब्लड सेल्स, हेमोग्लोबिन लो इन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, जिसके वजह से सेल्स को एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हेमोग्लोबिन कम है। तो हेमोग्लोबिन अगर कम रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाएगा सभी सेल्स तक। अब B12 इज फाउंड इन लिवर, मीट, मिल्क, सीरियल्स, पल्सेस। फिर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर RBCs। ठीक है, इसके कमी से क्या होता है? पर्निशियस अनेमिया हो जाता है, जो अनेमिया ही है, पर अनेमिया के साथ साथ और भी दिक्कतें आ जाती है बॉडी में, जैसे वीकनेस। ठीक है, फिर इंटेस्टिनल इश्यूज हो जाते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड डीजेनरेट होने लग जाती है, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिजीज है। फिर है विटामिन सी, तो ये सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे जितने भी फल होते हैं उनमें पाया जाता है विटामिन सी, टमाटोज वगैरह, जर्मिनेटिंग सीड्स। ठीक है, तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। प्रमोट्स फंक्शनिंग ऑफ कैपिलरी वॉल्स, तो जो कैपिलरी वॉल्स होते हैं, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, हमने ये पढ़ा था। तो कैपिलरी के जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं और परमिएबल होते हैं, तो उनकी परमिएबिलिटी को कौन मेंटेन करता है? विटामिन सी। इट इंक्रीजेस ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो बॉडी में इन्फेक्शन आसानी से हो जाते हैं,
स्कर्वी होने के भी चांसेस है। स्कर्वी होने के चांसेस मतलब स्कर्वी में होता क्या है, जो गम्स है वो स्पॉन्जी हो जाते हैं, गम्स से खून निकलने लगता है, और अगर गम्स ही ढीले पड़ जाएंगे जिसमें टीथ को फिट किया गया है, अगर वो मसूड़े ही ढीले पड़ जाएंगे तो फिर दांत भी गिर सकते हैं। तो ये स्कर्वी में होता है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। तो अब हमें डिस्कस करना है कि मिनरल के डेफिशिएंसी से ऐसे कौन कौन से डिजीजेस होते हैं। तो मिनरल्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट जो बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, फिर एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं बॉडी को, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे पहला है कैल्शियम, जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, कर्ड, चीज वगैरह, फिर बीन्स और कैबेज में भी पाया जाता है। ये बोन्स को स्ट्रांग रखता है, जो टीथ का जो आउटर मोस्ट लेयर है इनामल, उसको भी स्ट्रांग बनाए रखता है, एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक मसल्स प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करेंगे तो हम लोग प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाएंगे। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट। फिर ब्लड की क्लॉटिंग में भी मदद करता है। अब इसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि बोन सॉफ्ट हो जाते हैं, इजीली फ्रैक्चर हो जाएंगे, जो ओवरऑल बोन हेल्थ है वो बहुत ही खराब है, रिड्यूस्ड है। फिर है सोडियम। सोडियम किससे मिलता है? टेबल सॉल्ट से। ये बॉडी में एसिड और बेस को उसका बैलेंस मेंटेन करता है। अब एसिड क्या है? जिसका पीएच लेवल 7 से कम है। बेस क्या है? जिसका पीएच लेवल 7 से ज्यादा है। तो बॉडी को दोनों ही चाहिए होते हैं, एसिड भी और बेस भी। तो दोनों का बैलेंस मेंटेन करके कौन रखता है? सोडियम। अब इसके कमी से मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, और जो नर्वस सिस्टम के जो सिग्नल्स है ना वो प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं हो पाते, ट्रांसमिट नहीं हो पाते। फिर पोटेशियम, इट इज फाउंड इन बनाना, पोटैटो, सिट्रस फ्रूट। फिर नर्व एंड मसल के एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है बॉडी में। सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि जो नर्वस सिस्टम में, हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो सिर्फ इम्पल्सेस की वजह से काम कर पाता है। तो ये जो सिग्नल्स है बॉडी में, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जंप कौन कराता है? न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका नाम है एसेटिल कोलिन, ठीक है। तो वो किसके वजह से रिलीज हो पाता है? पोटेशियम की वजह से रिलीज हो पाता है। फिर नर्व इंपल्सेस डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड, अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो बॉडी में ये जो सिग्नल है, जो नर्व इंपल्सेस है, वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे, एक नर्व से दूसरे नर्व में इजीली ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। नाउ फिर है फॉस्फोरस। तो इट इज ऑल्सो फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट, सीरियल्स, बीन्स, नट्स, मीट एंड एग। अब ये क्या करता है? न्यूक्लियाइक एसिड फॉर्म करता है बॉडी में, एटीपी फॉर्म करता है, एनएडीपी फॉर्म करता है। ये सब कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं। फिर बोन्स को स्ट्रांग रखता है, इनामल को स्ट्रांग रखता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और जो नर्व के जो सिग्नल्स होते हैं, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, उसे ट्रांसफर करने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बोन सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर मैग्नीशियम, इट इज फाउंड इन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, नट्स, सी फूड, मीट, ठीक है। ये बोन एंड टूथ के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में मदद करता है और एंजाइम्स बनाता है बॉडी में, और एंजाइम्स क्या होते हैं? कैटलिस्ट। फिर इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना वो बहुत ही इरिटेटेड हो जाएगा इसकी कमी से, मैग्नीशियम की कमी से। और मैग्नीशियम की कमी से फिर नींद भी नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो हम लोग क्या? चिड़चिड़े रहेंगे, ठीक है। सल्फर एंड सल्फेट, फिर इट इज ऑल्सो फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट्स, अनियन, गार्लिक, रेडिश, मीट, एग। अब ये प्रोटीन फॉर्मेशन में एक कंट्रीब्यूशन देता है अपना, एंड एंजाइम्स को भी फॉर्म करता है। इसके कमी से हो जाते हैं स्किन प्रॉब्लम, स्किन में रैशेस वगैरह, इन्फेक्शंस वगैरह। फिर क्लोरीन किससे मिलता है? टेबल सॉल्ट से। ये वाटर बैलेंस बनाए रखता है बॉडी में। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करवाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में रिलीज होता है जिससे फूड डाइजेस्ट होता है, तो क्लोरीन उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है, उसके भी फॉर्मेशन में। नाउ अब इसके कमी से क्या हो जाएगा? मस्क्यूलर क्रैम्प्स, ठीक है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है सबसे पहला आयरन, इट इज फाउंड इन होल सीरियल्स, फिश, नट, एग, योक, लिवर, किडनी, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पूरे बॉडी में हर एक सेल तक, ठीक है। एंड फिर क्या है? एनीमिया, इसके कमी से हो जाता है एनीमिया, जिसमें जो हेमोग्लोबिन है वो कम प्रोड्यूस होता है और जो ऑक्सीजन है वो हर एक सेल तक नहीं पहुंचा पाता है। अब नेक्स्ट है कोबाल्ट, इट इज फाउंड इन मिल्क, सीरियल, पल्सेस, लिवर, रेड मीट। ये रेड ब्लड सेल्स के डेवलपमेंट में काम आता है। फिर ये B12 भी फॉर्म करता है, विटामिन B12 को फॉर्म करता है।
एंड इसकी कमी से होता है पर्निशियस अनेमिया, यानी कि अनेमिया तो होगा ही, साथ ही साथ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल भी डिसऑर्डर्स होने लग जाएंगे, वीकनेस हो जाएगी बॉडी में। अब कॉपर इज फाउंड इन नट्स, लेग्यूम्स, लिवर, किडनी। फिर इट इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन। मेलेनिन यानी कि जो स्किन का एक कलर आता है ना, जैसे कि जो ब्राउन स्किन लोग होते हैं या जो डार्क स्किन पीपल होते हैं, उनके स्किन में मेलेनिन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका वो डार्क कलर आता है। तो मेलेनिन जो होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? कॉपर, ठीक है। एंड मेलेनिन इज वेरी यूजफुल। वो लोग जो मतलब ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे सनलाइट एकदम डायरेक्ट पड़ती है, तो उन्हें मतलब स्किन कैंसर का भी खतरा होता है, क्योंकि यूवी रेज बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो उस केस में मेलेनिन उन्हें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, नेचुरल सनस्क्रीन की तरह एक्ट करता है। फिर सेल ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स फॉर्म करते हैं। फिर लॉस ऑफ बॉडी वेट एंड अनेमिया, तो इसके कमी से, कॉपर के कमी से क्या हो जाएगा? बॉडी वेट लूज हो जाएगा, अनेमिया हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या है? जिंक। जिंक सीरियल, पल्सेस, नट्स, मीट, लिवर ऑयल, इन सब में पाया जाता है। ये एंजाइम्स फॉर्म करने में मदद करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है। फिर जिंक की कमी से रिटार्डेड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, स्किन इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, एल्बिनिज्म नाम की बीमारी हो सकती है, ठीक है। फिर आयोडीन क्या है? आयोडीन आयोडाइज सॉल्ट, वाटर एंड सी फूड में पाया जाता है। इसके वजह से थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनता है, जो कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। अब आयोडीन की कमी से गॉइटर, क्रेटिनिज्म जैसी बीमारियां होती है। जैसे क्रेटिनिज्म में होता क्या है? पुअर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, जो बच्चों में होता है, बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ है वो धीरे मतलब धीरे हो जाती है, और जो फिजिकल ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाती है। फिर फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन वाटर एंड मिल्क में पाया जाता है। कंपोनेंट ऑफ टूथ, इनामल एंड बोन, तो फ्लोरीन टूथ में भी प्रेजेंट है एंड बोन में भी प्रेजेंट है, एंड अगर फ्लोरीन की कमी हो जाएगी तो दांत सड़ जाएंगे जल्दी। फिर मैंगनीज वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ठीक है। मैंगनीज बोन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, बोन्स को डेवलप करने में। फिर नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में, नाइट्रोजन के डाइजेशन में, ठीक है। फिर उसको अलग अलग सेल्स तक पहुंचाने में, तो नाइट्रोजन रिलेटेड जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसमें मैंगनीज हेल्प करता है। तो अगर मैंगनीज की कमी हो जाएगी तो बोन डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही पुअर हो जाएगा, बोन्स पुअरली डेवलप्ड रहेंगे। फिर मॉलिब्डेनम जो आखिरी है आज का, वो पल्सेस, सीरियल्स और मीट में पाया जाता है, ठीक है। नाउ इसके वजह से नाइट्रेट एसिमिलेशन होता है, यानी कि नाइट्रेट्स को कैसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में यूटिलाइज करना है वो कौन करवाता है? मॉलिब्डेनम, ठीक है। एंड इसके कमी से क्या हो जाता है? ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। तो इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर में तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।